हमने लास्ट रेवेन्यू स्टार्ट किया था और कुछ इसके न्यूमेरिकल्स पढ़े थे और आज हम लोग को थियोरेटिकली इसको समझना है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मैंने आपको बता दिया था। मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक आज बेसिकली हम पढ़ेंगे। तो एवरीबडी इज सपोज टू पुट द हेडिंग रेवेन्यू अंडर वेरियस मार्केट फॉर्म्स और सबसे पहले परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट पे थोड़ा ज्ञान देंगे। ये बात सबको क्लियर है दैट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज अ मार्केट वेयर देयर आर large number of sellers and buyers. Nobody is in a position to dominate the market. ना सेलर सप्लाई बढ़ा के रेट गिरवा सकता है, ना होर्डिंग करके शॉर्टेज करके रेट बढ़वा सकता है, ना बायर कुछ कर सकता है। द प्रोडक्ट इन द मार्केट इज एग्जैक्टली सेम। तो सब्जी मंडी में आलू सबके पास है, तो आलू परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में बिक रहा है। मशरूम सिर्फ मेरे ठेले पे और किसी के पास नहीं है। ब्रिंजल सिर्फ आप बेचते और कोई नहीं बेचता, तो ये मोनोपोली मार्केट हो गई मशरूम और ब्रिंजल के केस में। एंड मार्केट में जो प्राइस डिसाइड होगा डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंगली, पूरे बाजार में वही प्राइस रहेगा और उसी पे सामान सबको बेचना पड़ेगा। तो फर्म इज कॉल्ड एज अ प्राइस टेकर। समझ में आ गया? कोई दादागिरी नहीं। मोनोपोली मार्केट क्या होती है? द मार्केट वेयर देयर इज नो अदर सेलर अपार्ट फ्रॉम वन एंड ओनली। तो आप बोल सकते हैं कि iOS एप्पल के केस में मोनोपोली मार्केट है। पूरे बाजार में किसी सिटी में एक दुकान है टेलीविजन सेट बेचने की और कोई दुकान ही नहीं है, तो इन दैट सिटी दैट शॉपकीपर इज सपोज टू हैव मोनोपोली। समझ में आ गया? तो सेलर इज वन, कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, जिस प्राइस पे चाहेगा उस पे बेचेगा, उसे कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। यहाँ पे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट और मोनोपोली को जब आप मिला देते हैं तो नंबर ऑफ सेलर्स तो यहाँ पे सो कॉल्ड ढेर सारे हैं, बट एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या ब्रांड का सेलर एक है। तो मार्केट में आजकल इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो बहुत ढेर सारी हैं। सब लोग मोर और लेस एक ही तरह की कम्युनिटी को केटर भी कर रहे हैं, बट यू कैन से कि भाई कुछ लोग ओला के नाम पे बेच रहे हैं, कुछ एथर के नाम पे, और कुछ टीवीएस iQube के नाम पे, कुछ बेच रहे हैं ओकिनावा के नाम पे। ये बैटरी बनाने वाली कंपनी है, उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गई। एक्चुअली बैटरी बनाने वाली कंपनीज को उसमें ज्यादा फायदा मिला, क्योंकि उनका जो रॉ मटेरियल खरीदने का सोर्स है वो बेस्ट है उनके पास। ये उनकी इंटरनल इकोनॉमी है, एक्सटर्नल इकोनॉमी नहीं। सबके पास थोड़ा है बेनिफिट, सिर्फ बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के पास है। देयर आफ्टर आप बोल सकते हैं एमो एक करके इलेक्ट्रिक व्हीकल आती है, देन सहारा की एवॉल्व आती है। गॉट इट क्लियर? देयर आफ्टर बजाज वालों का चेतक भी इलेक्ट्रिक स्कूटर आता है। अब यहाँ पे ये जो बजाज का चेतक है चिल्ड्रन, गॉट इट क्लियर? देयर आफ्टर आप बोल सकते हैं कि एथर और ओला जो है या टीवीएस iQube, इनकी टेक्नोलॉजी थोड़ी डिफरेंट है, बट इन सब की टेक्नोलॉजी बेसिकली एकदम सेम है। तो आप बोल सकते हैं कि अगर सबकी टेक्नोलॉजी भी सेम होती तो सबका सिर्फ ब्रांड नेम फर्क है, बॉडी स्ट्रक्चर डिजाइन फर्क है, मैकेनिज्म लगभग एक ही जैसा है। गॉट इट क्लियर? तो इट इज सेट टू बी विच टाइप ऑफ मार्केट? मोनोपोली। गॉट इट क्लियर? तो अगर हम बात करें बाजार में बॉल पॉइंट पेन्स की चिल्ड्रन, लगभग सब एक ही जैसे होते हैं, 3-4 रुपए वाले, सिर्फ ब्रांड नेम शेप डिजाइन थोड़ा सा फर्क है। टेलीविजन सेट की बात करें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सैमसंग, सोनी और एलजी। एक कंपनी है उसका नाम है फॉक्सेफ, ये भी टीवी बेचती है। वीयू है, टीसीएल है, आई फैल्कन है, सब वही दलितर क्वालिटी। सैनसुई है, सब वही घटिया क्वालिटी। सैमसंग और एलजी थोड़े बढ़िया है, फिलिप्स थोड़े बढ़िया है। तो इन सब का है क्या? सिर्फ नाम फर्क है, लगभग प्रोडक्ट तो मिलता जुलता है। तो दिस मार्केट इज नोन एज व्हाट? मोनोपोलिस्टिक मार्केट। एंड्रॉयड फोन्स ढेर सारी कंपनी बनाती है, सबका यूजर इंटरफेस डिफरेंट है, बॉडी का कलर वगैरह थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बट ओवरऑल इट इज ऑल सेम। तो दैट इज कॉल्ड एज अ मोनोपोलिस्टिक मार्केट। खैर ये सब ज्ञान हमने लिया हुआ है तो उसको फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात सबको? बात समझ में आ गई भाई? चलिए, सो अब आप ये समझेंगे कि मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का इन मार्केट्स में क्या शेप रहता है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव हमने पढ़ा हुआ है। सो प्राइस रिमेन सेम, चाहे 1 यूनिट लीजिए, चाहे 100 लीजिए, चाहे 10,000 लीजिए, तो प्राइस विल रिमेन सेम। तो आपका जो AR और MR होगा बच्चों, दैट विल ऑल्सो बी सेम। तो इसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी डन है ये। ठीक है। मोनोपोलिस्टिक। अब सर यहाँ पे ये कहानी क्यों पलट गई? भाई सिंपल सी बात है, 1 यूनिट आप 10 रुपए में बेच रहे हो, अगर 2 यूनिट बेचने में प्राइस नहीं गिराओगे तो मार्केट में आपका कॉम्पिटिटर आ जाएगा। एप्पल प्रोडक्ट्स अगर इतने महंगे होते ही ना, तो शायद कभी गूगल एंड्रॉयड लॉन्च करता ही ना।
उन्होंने तो इस बात को देखा कि फर्जी पैसा लिए जा रहे हैं ब्रांड नेम का, 3 यूनिट बेचेंगे तो प्राइस और रिड्यूस कर दी। तो फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग मोर एंड मोर एंड मोर, शॉपकीपर क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली प्राइस को कम करता जा रहा है। और जब बच्चों प्राइस को कम करेगा तभी उसको क्लाइंटेल मिलेगा। तो टीआर बढ़ तो रहा है बट डिमिनिशिंग रेट में बढ़ रहा है। आई रिपीट चिल्ड्रन, बढ़ तो रहा है बट डिमिनिशिंग। पहले 10 था, फिर 9 का इंक्रीज, फिर 8 का इंक्रीज, फिर 7 का इंक्रीज एंड सो ऑन। तो एज द सेलर इज विलिंग टू सेल मोर एंड मोर, हर अगली यूनिट पिछले वाले से सस्ते में बिकती है। तो ये काम हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि मार्केट में हमारा कोई कॉम्पिटिटर आ ही ना पाए। तो मोनोपोली में भी ऐसा ही होता है और मोनोपोलिस्टिक में भी ऐसा ही होता है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? पक्का? चलिए झटपट इसको लिख लीजिए। चलिए, सिंपली मोनोपोली। अब यहां पे एक चीज आपको नजर आएगी कि हम ज्यादा सेल करने के लिए डेफिनेटली ट्रू प्राइस को तो कम कर ही रहे हैं, बट जस्ट सी एट दिस पॉइंट, 5th यूनिट को 6 रुपए में बेचा, सॉरी 5 यूनिट्स को 6 रुपए में बेचा, तो टोटल सेल इज 30। और 6 यूनिट्स को भी 5 में बेचा, सेल इज 30। तो क्या अगली यूनिट बेचने से कोई एडवांटेज मिला? नो। देयर आफ्टर 7th 8th 9th 10th यूनिट से हम बेचेंगे, प्राइस इतनी हमने कम कर दी दैट द फर्म स्टार्ट सफरिंग नेगेटिव है, हमारे एक तरह का लॉस ही हुआ ये। तो अब आप यहाँ पे लॉसेस को क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि आपके पास कॉस्ट प्राइस नहीं है तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो मान सकते हैं इट इज एज गुड एज लॉस, बट आप इसको लॉस बोलेंगे नहीं। तो सेलिंग एडिशनल यूनिट्स फर्म के रेवेन्यू को बहुत तेजी से कम करती है। मतलब 1 यूनिट बेचे तब भी उतना पैसा आ रहा है और 10 बेचे तब भी उतना। तो ये टाइम अब आ गया है फर्म का कि अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई कर दें। तो सर कंपनी को कम रेवेन्यू मिलेगा, उससे पागल कुत्ते ने काटा जो बेच नहीं है? नहीं, पागल कुत्ते ने नहीं काटा, बट अगर नहीं बेचेंगी तो हो सकता है शटडाउन करने में लॉस इससे भी कहीं ज्यादा हो जाए। तो यहाँ पे 2 रुपए में 9 यूनिट्स बिक रही हैं, टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है? 18, ठीक है। 8 यूनिट्स 3 रुपए के हिसाब से 24 रुपए देके जा रही हैं। तो सर एक्स्ट्रा यूनिट बेचने की जरूरत क्या है? अगर हम इसे नहीं बेचेंगे तो ये पड़े पड़े आने वाले टाइम में जो आज 2 रुपए और 1 रुपए रिस्पेक्टिवली देके जा रही है, ये इतना भी नहीं देंगी और कम हो जाएगा रेवेन्यू, तो हमें और ज्यादा लॉस होगा। दैट्स वाई फर्म ये काम करेगी। इज दैट अंडरस्टूड? सर मोनोपोली मार्केट है, हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा कि प्राइस कम करने की जरूरत क्या है। मोनोपोली मार्केट है, प्राइस कम करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल बात आपकी ठीक है, बट इनको कुछ केसेस में मोनोपोली मार्केट में भी इतना अवेयरनेस कैंपेन चलाना पड़ता है कि लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होता। भाई एवरीबडी नोज अबाउट आईफोन, ये हम और आप बोलते हैं, बट आप किसी इंडिया के इंटीरियर गांव में चले जाइए जहां पे शायद खाने को 2 वक्त का रोटी भी नहीं है लोगों के पास, क्या उनको आईफोन पता है? नहीं पता। गॉट इट क्लियर? या कितने लोग ऐसे भी होंगे जिनको आईफोन के बारे में पता है बट दे डू नॉट नो कि भाई 15 किस डेट को लॉन्च होगा। और कंपनी चाहती है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स हम स्टार्टिंग में बेच लें उतना हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा, उतना रेवेन्यू तेजी से आएगा हमारे पास। हो सकता है 6 महीने बाद आप खरीदें, बट अगर एडवर्टाइजमेंट आपको नजर आ जाए तो आप 2 हफ्ते के बाद खरीद लें। तो इम्पल्सिव बाइंग क्रिएट की कंपनी ने, और एडवर्टाइजमेंट पे इतना पैसा खर्च कर दिया कि हमको यूनिट बहुत सस्ते में बेचनी पड़ रही है, जब एंड के पीसेस कुछ बच जाएंगे। नहीं, वेट कौन करेगा? हमारे आपके टाइप के लोग वेट करेंगे, समझ में आ गया? बट जिनको सही में लव फॉर आईफोन है, दोज हु कैन रियली अफोर्ड, वो थोड़ा वेट करेंगे, वो तो प्री बुक कराएंगे। समझ में आ गया? एक एवरेज या घटिया इंडियन वेट करता है, जो रिच कम्युनिटी है जिसको खरीदना ही खरीदना है वो थोड़ा वेट करेगा। घर के लोग वेट करते हैं क्या? जैसे ही पहली सैलरी आती है सोचते हैं ईएमआई पे घर ले लें, तो उसके लिए क्यों नहीं वेट करते? बिकॉज इंडियंस कंसिडर हाउसिंग एज अ कंपल्जन। भाई होना ही चाहिए, नहीं तो लड़की की शादी नहीं होगी मेरे। बट आप यूएस में जाइए, वहां हाउसिंग इज नॉट अ कंपल्जन। वहां हाउसिंग इज नॉट अ कंपल्जन। वहां जब किसी काम करने वाले को पहली सैलरी मिलती है वो आईफोन खरीद लेता जाके, वो पार्टी देता अपने दोस्तों को। घर तो एकदम आखिरी में, जब पता लगे कि मकान मालिक किराए पे भी मकान नहीं देगा तब वो लोग घर खरीदते हैं। तो हमारी बाइंग में और अमेरिकन की बाइंग में बहुत फर्क होता है। इज दैट क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि हम वेट करेंगे, वेट कुछ पर्टिकुलर घटिया लेवल के लोग कर, जेब में पैसे नहीं होते हैं, ओनली दे विल वेट। ओके, और उनको ही सामान बेचने के लिए कंपनीज को प्राइस बहुत लो करना पड़ता है। ठीक, तो ये नेगेटिव में भी चला जाएगा, बट क्या कभी भी आपका एआर नेगेटिव में हुआ? नहीं हुआ। समझ में आ गया? पक्का? इसको भी झटपट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वी हैव रिश्ता क्या कहलाता है। ये तो कैलकुलेशन सबको पता है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में टीआर और एमआर का और एआर का रिलेशनशिप क्या है? टीआर विल बी अ 45 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री बाइसेक्टर,
AR/MR विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। गॉट इट क्लियर? समझ में आ गया? तो झटपट इस रिश्ते को आप लिख डालिए। TR रहेगा हमेशा सो कॉल्ड 45 डिग्री के एंगल पे, और AR/MR विल बी पैरेलल टू X एक्सिस। अगला रिश्ता, कैलकुलेशंस वुड रिमेन सेम चाहे कोई भी मार्केट हो, बट यहां पे रिलेशनशिप ये है कि TR एक पॉइंट तक इंक्रीज करेगा, एट दैट टाइम आपको नजर आ रहा है कि AR और MR दोनों गिर रहे हैं, और AR हमेशा ऊपर रहेगा और MR हमेशा नीचे रहेगा। देयर आफ्टर जब TR अपने मैक्सिमम पे होगा 30 यूनिट्स पे, आपका जो MR होगा वो 0 हो जाएगा। गॉट इट क्लियर? एंड जब TR गिरना स्टार्ट होगा फ्रॉम 7th यूनिट, आपका जो MR होगा दैट विल टर्न टू बी नेगेटिव। ये रिश्ता एग्जैक्टली आपको नजर आ रहा होगा TP और MP वाला। जब TP बढ़ता था MP पॉजिटिव होता था, जब TP मैक्सिमम होता था तो MP 0 होता था, और जब TP गिरना स्टार्ट होता था तो MP यूज्ड टू बी नेगेटिव। याद आया? एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है। तो अब यहां पे TR जब बढ़ रहा है, योर MR इज पॉजिटिव। जब TR अपने मैक्सिमम पे पहुंच गया, MR इज 0। यहां पे फर्म डाइवर्सिफिकेशन की सोचती है कि भाई हमारा रेवेन्यू मैक्सिमम हो चुका है, अब इससे ऊपर हम नहीं कमा सकते, तो हमको अपने प्रोडक्ट को चेंज करना पड़ेगा। और कुछ बेवकूफ फर्म्स कंटिन्यू करती रहती हैं, तो उनको ज्यादा यूनिट बेचने में खर्चा ज्यादा करना पड़ता है, और उनका रेवेन्यू उतना होता नहीं है, तो अल्टीमेटली रेवेन्यू कम हो रहा है बट यूनिट ज्यादा बिक रही है, तो MR विल बी नेगेटिव। तो ये वो सिचुएशन है जहां पे फर्म को प्रैक्टिकली लॉस होता है। यहां पे उसको अकल आ जानी चाहिए कि अब डाइवर्सिफिकेशन का समय आ चुका है, बिकॉज सेलिंग मोर इज नॉट मेकिंग द फर्म टू गेन एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा सामान तो बिक रहा है बट एक्स्ट्रा पैसे हमारे पास नहीं आ रहे। तो हम 5 यूनिट बेचें तब भी 30 रुपए आएगा, 6 यूनिट बेचें तब भी 30 रुपए आएगा। तो भाई मोती ने और टॉमी ने तो नहीं काटा ना कि आप एक यूनिट एक्स्ट्रा बेचो, बट अगर ना बेच के इसको स्टॉक कर लें तो वेयर हाउसिंग चार्जेस लग जाएंगे, यहाँ तो कम से कम कुछ पैसा आ रहा है एटलीस्ट। तो आप बोल सकते हैं कि ये कोक और पेप्सी की स्ट्रेटेजी है, इंडिया में लॉस भी हो रहा है रेवेन्यू कम भी हो रहा है, तब भी हम ज्यादा यूनिट्स बेचेंगे, क्योंकि बंद कर दें तो रेपुटेशन हैम्पर होगी, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज को फॉरेन कंट्रीज में फुटबॉल और क्रिकेट्स में स्पॉन्सरशिप करके पैसा कमाते हैं वहां से, वो भी कमाना बंद हो जाएगा। तो इंडिया में होने वाला लॉस ही उनको विदेश में प्रॉफिट देता है बेसिकली। गॉट इट? लिख लीजिए इसको भी झटपट। अब आ गई हमारी कुछ स्टेटमेंट्स। TR मैक्सिमम होगा तो MR भी मैक्सिमम होगा। क्या ये ट्रू है या फॉल्स? TR मैक्सिमम होगा तो MR भी मैक्सिमम होगा? नो, MR 0 हो जाएगा इम्परफेक्ट में। व्हाट इट क्लियर? और परफेक्टली कॉम्पिटिटिव में तो भाई इनिशियल TR के बराबर ही दोनों रहेंगे। आंसर इज फॉल्स। MR पॉजिटिव है एंड कांस्टेंट एवरेज एंड टोटल रेवेन्यू विल इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट। अगर MR पॉजिटिव है तो TR तो कांस्टेंट रेट पे बढ़ेगा, बट AR कांस्टेंट रेट पे बढ़ेगा नहीं, वो या तो कांस्टेंट रहेगा या तो गिरेगा। अगर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो कांस्टेंट रहेगा, इम्परफेक्टली है तो गिरेगा। समझ में आ गया? तो स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। MR इज ऑलवेज द प्राइस एट विच लास्ट यूनिट, मतलब अ पर्टिकुलर यूनिट इज सोल्ड। ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में होता है, इम्परफेक्टली में नहीं होता। गॉट इट? तो फॉल्स होगा इम्परफेक्ट में, परफेक्ट में ये ट्रू हो जाएगा। क्लियर? तो अगर एग्जाम में ऐसा एम्बिगुअस क्वेश्चन आता है तो आपको दोनों मार्केट्स के हिसाब से आंसर लिखना पड़ेगा, MCQ में ऐसी बेवकूफी नहीं आएगी। गॉट इट? AR 0 हो सकता है? सर फोकट में कौन बेचेगा? AR कभी 0 नहीं हो सकता। ओके। मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो सकता है? हो सकता है। कब हो सकता है? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में MR 0 हो सकता है जब TR मैक्स हो। व्हाट इट क्लियर? इम्परफेक्टली में कभी 0 नहीं हो सकता। नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, 0 नहीं होगा। गॉट इट? MR कैन बी नेगेटिव, ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में कभी नहीं होगा, इम्परफेक्टली में हो सकता है। गॉट इट? चलिए, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ये जब हम प्रॉफिट डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे उसमें आएगा। तो अगली हेडिंग सारे बच्चे लिख दें जो अगले लेक्चर में कंटिन्यू होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट ओब्लिक प्राइस एंड आउटपुट इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। मैं दूसरे मार्केट फॉर्म्स भी आपको पढ़ा दूंगा, बट आपके सिलेबस में सिर्फ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ही प्रॉफिट का डिटर्मिनेशन है।
शॉर्ट रन में लॉस भी होगा, नॉर्मल प्रॉफिट भी होगा, सुपर नॉर्मल भी होगा। लॉन्ग रन में इतने ढेर सारे सेलर मार्केट में चले आएंगे कि आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा नहीं पाएंगे। तो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ मार्केट में, इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्टार्टिंग वाली यो बाइक आई थी, खूब पब्लिक को पागल बना के पैसा कमाया, बट अब उनकी बाइक कोई खरीदना नहीं चाहता, तो प्रेजेंटली दे आर सफरिंग लॉसेस। उन्होंने दूसरे ब्रांड नेम में ओकिनावा, टोकिनावा, पोकिनावा, सहारा के नाम से प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट किया, बट अब रैम्पेंट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वो नहीं कमा पा रहे, क्योंकि अब मार्केट में सेलर्स बहुत ढेर सारे आ गए। समझ में आ गई बात? तो हेडिंग लिख लीजिए, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट।